हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्पित और आपका स्वागत है लॉर्ड्स ऑफ लिटरेचर पर। दोस्तों, आज हम जिस बहुत ही मशहूर और एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोएम को डिस्कस करेंगे, वो है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की यूलिसिस। ये पोएम टेनिसन ने अपने फ्रेंड ऑथर हेनरी हेलम की डेथ के ठीक 3 हफ्ते बाद 20 अक्टूबर 1833 को लिखी थी। ब्लैंक वर्स में लिखी गई यूलिसिस ड्रामेटिक मोनोलॉग की एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। और इस पोएम का हैलम की डेथ से क्या संबंध है, ये मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। इस पोएम को शुरू करने से पहले आपको इसके नायक, मिथिकल हीरो यूलिसिस के बारे में कुछ बातें बताना ज़रूरी है। यूलिसिस एक महान ग्रीक योद्धा था जिसने ग्रीस की तरफ से ट्रॉय के खिलाफ ट्रोजन वार में हिस्सा लिया था। इस लड़ाई को जीतने के बाद यूलिसिस एक बहुत लंबी समुद्री यात्रा करते हुए अपने आइलैंड इथका पहुंचे, जहां के वो राजा थे। उन्हें वापस घर पहुंचने में 10 साल का समय लग गया था, क्योंकि लौटते समय समुद्री तूफानों में वो रास्ता भटक गए थे और अगले 10 सालों तक वो समुद्र में ही एक जगह से दूसरी जगह अपने साथियों के साथ भटकते रहे थे। इथका पहुंचकर अपनी वाइफ पेनेलोप और बेटे टेलीमैकस के साथ रहते हुए उन्होंने कई साल तक शासन किया। लेकिन अपनी यहाँ की जिंदगी से यूलिसिस खुश नहीं थे। वो क्यों खुश नहीं थे और इसके बाद उन्होंने क्या किया, ये जानने के लिए आइए शुरू करते हैं इस पोएम को। इसकी पहली लाइन देखते हैं। इट लिटिल प्रॉफिट्स दैट एन आइडल किंग, यानी कि एक राजा होना बहुत कम प्रॉफिट की बात है, यानी एक तरह से फिजूल की बात है। क्यों फिजूल की बात है? बाई दिस स्टिल हाथ, हाथ का मतलब होता है भट्ठी जिसमें आग जलती है। तो यहाँ एक भट्ठी के पास बैठकर अमंग दीज बैरन क्रैक्स, बैरन क्रैक्स का मतलब होता है पत्थर या बंजर जगह। तो यहाँ पर वो शायद अपने महल की बात कर रहे हैं जो कि पत्थरों से बना हुआ है, कि इन पत्थरों के बीच में एक स्टिल हाथ के पास बैठकर मैं क्या करता हूँ, मैच विद एन एज्ड वाइफ। और यहाँ पर मैं पार्टनर हूँ किसका? एक एज्ड वाइफ का, यानी एक उम्र दराज पत्नी का। तो उसके साथ मैं यहाँ पर बैठा रहता हूँ और मैं करता क्या हूँ? आई मीट एंड डोल अनइक्वल लॉज अनटू अ सैवेज रेस। मीट एंड डोल का मतलब होता है न्याय देना या न्याय बांटना। तो मैं लोगों को न्याय देता हूँ अनइक्वल लॉज, यानी कि तरह तरह के नियमों और कानूनों के हिसाब से। और ये मैं किन लोगों के लिए करता हूँ? अनटू अ सैवेज रेस, यानी कि एक असभ्य या जंगली जाति के लिए मैं ये सब करता हूँ, क्योंकि राजा का काम होता है ऐसा करना। तो मैं ये सब करता हूँ, यानी उनका कहने का मतलब ये भी है कि उनकी प्रजा जो है वो एक सैवेज रेस है, यानी इन लोग एक जंगली लोग हैं। दैट हॉर्ड एंड स्लीप एंड फीड एंड नो नॉट मी। यहाँ पर ये उन लोगों के बारे में बता रहे हैं अपने आइलैंड के, कि जो चीज़ों को इकट्ठा करना जानते हैं और सोते हैं और खाते हैं और मुझे भी नहीं जानते, यानी कि वो मेरे बारे में भी कुछ नहीं जानते, इसके अलावा कि मैं उनका राजा हूँ। आई कैन नॉट रेस्ट फ्रॉम ट्रेवल, और मैं जो है अपनी यात्रा से रेस्ट नहीं ले सकता हूँ, ब्रेक नहीं ले सकता हूँ। आई विल ड्रिंक लाइफ टू द लीज। दोस्तों, लीज का मतलब होता है अगर आप कोई फ्रूट जूस पिए तो गिलास में जो सबसे ग्लास का निचला हिस्सा होता है, उसमें जो गाढ़ा हिस्सा बचा होता है, उसे बोलते हैं लीज। तो ये यही कह रहे हैं कि आई विल ड्रिंक लाइफ टू द लीज, यानी मैं लाइफ को उसकी आखिरी बूंद तक पीऊंगा। ऑल टाइम्स आई हैव एंजॉयड ग्रेटली। देखिए, यहाँ पर कहने का मतलब ये भी है कि मतलब ये जो मेरी ज़िंदगी है, तो इसका जो आखिर का अब जो समय बचा है, क्योंकि मैं काफ़ी बूढ़ा भी हो चुका हूँ, बहुत सारा समय में मेरा बीत चुका है ज़िंदगी का। तो ये जो बाद का समय है, इसको भी मैं एंजॉय करूँगा। ऐसा नहीं है कि जो है खाली जवानी के समय की ज़िंदगी जी ली और बाद में बस ऐसे ही मैं अपना समय बीत जाने दूँ, ऐसा नहीं होगा। आई विल ड्रिंक लाइफ टू द लीज। ऑल टाइम्स आई हैव इंजॉयड ग्रेटली, यानी अपनी ज़िंदगी में हमेशा मैंने खूब इंजॉय किया है। हैव सफ़र्ड ग्रेटली, और न केवल इंजॉय किया है बल्कि सफ़र भी ग्रेटली किया है, यानी कि बहुत सी तकलीफ़ें भी सही हैं। बोथ विद दोज दैट लव्ड मी, और ये दोनों ही काम मैंने उन लोगों के साथ किए हैं जो मुझसे प्यार करते हैं। एंड अलोन, यानी कि अकेले भी किए हैं। ऑन शोर एंड वेन थ्रू स्कडिंग ड्रिफ्ट्स द रेनी हाइट्स वैक्स द डिम सी, यानी कि मैंने शोर पर भी किया है। शोर का मतलब है कि समुद्र का किनारा, यानी कि मैंने ज़मीन पर रहते हुए भी ये सब कुछ किया है, अच्छा समय और ख़राब समय बिताया है। इसके अलावा जब समुद्र में बारिश होती है, तूफान होता है, तो उन सब के बीच में भी मैंने जो है इन दोनों ही चीज़ों को एंजॉय किया है।
और आई एम बिकम अ नेम, और ये सब करते हुए आज मैं एक नाम बन गया हूँ। इसका मतलब यह है कि अब मैं मशहूर हो गया हूँ। फॉर ऑलवेज रोमिंग विद अ हंग्री हार्ट, मच हैव आई सीन एंड नोन, यानी हमेशा एक हंग्री हार्ट के साथ घूमते हुए मैंने बहुत कुछ देखा और जाना है। क्या देखा है? सिटीज ऑफ मैन एंड मैनर्स, यानी तरह तरह के लोगों और तौर तरीकों वाले शहरों को मैंने देखा है। क्लाइमेट्स, काउंसिल्स, गवर्नमेंट्स, और तरह तरह की क्लाइमेट्स, काउंसिल्स और गवर्नमेंट्स को भी देखा है। माई सेल्फ नॉट लीस्ट, बट ऑनर्ड ऑफ देम ऑल, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही अपना सम्मान करता हूँ, बल्कि इन सभी ने मुझे सम्मान दिया है। एंड ड्रंक डिलाइट ऑफ बैटल विद माई पीर्स, और मैंने युद्ध की खुशियों को, युद्ध के डिलाइट को पिया है, एंजॉय किया है अपने पीर्स के साथ, यानी कि अपने साथी योद्धाओं के साथ। फार ऑन द रिंगिंग प्लेन्स ऑफ विंडी ट्रॉय, और ये मैंने कहाँ पर किया है? यहाँ से बहुत दूर। रिंगिंग का मतलब होता है गूंजने वाला। तो ट्रॉय के जो किनारे थे वहां पर बहुत तेज हवाएं चलती थी और बिल्कुल गूंजती हुई सी आवाज आती थी। तो ये वही कह रहे हैं कि जो विंडी ट्रॉय है, वहां का जो रिंगिंग प्लेन्स था, वहां पर मैंने बैटल के डिलाइट को अपने पीर्स के साथ, यानी अपने साथी योद्धाओं के साथ पिया है। आई एम ए पार्ट ऑफ ऑल दैट आई हैव मेट, मैं उन सब चीज़ों का हिस्सा हूँ जिनसे मैं मिला हूँ। कहने का मतलब ये है कि मैंने हर चीज़ में बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है। तो इस तरह से जो भी कहानियाँ हैं, मैं उनका हिस्सा हूँ। जैसे ट्रॉय के भी युद्ध की कहानी है, तो मैं भी उसका हिस्सा हूँ। Yet all experience is an arc, where through gleams that untraveled word, whose margin fades forever and forever when I move। देखिए यहाँ पर इन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही है। ये कह रहे हैं कि हालांकि सभी जो एक्सपीरियंस होते हैं हमारी लाइफ के, वो एक आर्क की तरह से होते हैं। आर्क का मतलब होता है कि जैसे समझ लीजिए आधा गोला, तो वो होता है आर्क। तो उसकी तरह के होते हैं, जो कि जब हम उस एक्सपीरियंस को जी रहे होते हैं जिस वक्त, उस वक्त वो ग्लीम्स करते हैं, यानी वो चमकते हैं और बहुत उनका महत्व होता है। लेकिन जब जो है हम अपने जीवन की यात्रा में वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं, तो इसके मार्जिन फेड हो जाते हैं। फॉर एवर एंड फॉर एवर व्हेन आई मूव, यानी जब हम हमेशा के लिए उस जगह से आगे बढ़ जाते हैं, तो उसकी यादें धुंधली पड़ जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर ये ट्रॉय का ही युद्ध था, तो जब उन लोग उस युद्ध को लड़ रहे थे, उस समय तो उसका बड़ा महत्व था। लेकिन आज इतने साल बाद जब वो उसे के बारे में सोचते हैं, तो इन्हें धुंधला सा यही ध्यान आता है। हाउ डल इट इज़ टू पॉज, तो ये कितना डल है अब जिंदगी में रुक जाना। टू मेक एन एंड, और अपने सफ़र को समाप्त कर देना। टू रस्ट अनबर्निश्ड, नॉट टू शाइन इन यूज। और देखिए, अगर किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो उसकी चमक खत्म हो जाती है। तो ये भी एक फाइटर हैं, ये एक योद्धा हैं। और अगर इनका इस्तेमाल नहीं होगा तो क्या होगा? इनका भी जो सफ़र है वो पॉज हो जाएगा, उनकी यात्रा रुक जाएगी। और रस्ट अनबर्निश्ड, नॉट टू शाइन इन यूज, और क्या होगा कि इनमें जंग लग जाएगी। जैसे कि किसी लोहे में जंग लग जाती है, उसी तरह इनमें भी जंग लग जाएगी और इनकी चमक खत्म हो जाएगी, अगर ये इसी तरह यहाँ पर बैठे रहते हैं तो। एज दो टू ब्रीथ वर लाइफ, तो ऐसा जब हो कि सिर्फ सांस लेना ही जिंदगी है। लाइफ पाइल्ड ऑन लाइफ, तो जिंदगी ही जिंदगी के ऊपर बोझ बन जाती है। वर ऑल टू लिटिल एंड ऑफ वन टू मी लिटिल रिमेन्स, जहाँ इस दुनिया में पहले ही सब कुछ बहुत कम है। तो दोस्तों, यहाँ पर टू लिटिल का मतलब है कि हमारी ज़िंदगी का एक सीमित समय है, हमें उसी में जो कुछ करना है सब करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि ज़िंदगी में ऐसे ही बहुत कम समय है। एंड ऑफ वन टू मी लिटिल रिमेन्स, और मेरे लिए तो अब बहुत थोड़ा ही बचा है। क्यों? क्योंकि अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा ये जी चुके हैं और अब इनके पास थोड़ा ही समय बचा है। But every hour is saved from that eternal silence, something more। लेकिन हर एक घंटा जो उस एटर्नल साइलेंस से अभी बचा हुआ है, दोस्तों एटर्नल साइलेंस का मतलब है डेथ। तो उससे जो भी समय बचा हुआ है, वो थोड़ा और है, समथिंग मोर है वो। ए ब्रिंगर ऑफ न्यू थिंग्स, जो कि नई चीज़ों को ला सकता है अभी हमारे लिए। एंड वाइल इट वर फॉर सम थ्री सन्स टू स्टोर एंड हॉर्ड माई सेल्फ, और सिर्फ अपनी ज़िंदगी को थोड़ा और लंबा या थोड़ा और बड़ा करने के लिए मैं खुद को यहाँ पर स्टोर करके रखूँ, अपने आप को यहाँ पर मैं हॉर्ड करके रखूँ, यानी इकट्ठा करके रखूँ, खुद को बचा कर रखूँ कि कोई मुझे खतरा ना हो।
तो ये मैं नहीं कर सकता, ये बहुत बेकार है मेरे लिए। एंड दिस ग्रे स्पिरिट यर्निंग इन डिजायर। और देखिए, ग्रे स्पिरिट का मतलब होता है कि बूढ़ी स्पिरिट। ग्रे कलर, जैसे हमारे बाल जो होते हैं जब सफ़ेद हो जाते हैं तो इंग्लिश में उन्हें बोला जाता है ग्रे हेयर। तो इनकी ये जो बूढ़ी होती हुई स्पिरिट है, ये क्या कर रही है, ये यर्निंग कर रही है किस डिज़ायर के लिए, यानी वो पाना चाहती है किस चीज़ को, टू फॉलो नॉलेज लाइक अ सिंकिंग स्टार। देखिए, जिस तरह से जो सिंकिंग स्टार यानी जो टूटता हुआ तारा होता है, वो अपने आखिर समय में और भी तेजी से चमकने लगता है, जबकि वो उसका अंत समय होता है। तो उसी तरह अब जब मैं भी एक सिंकिंग स्टार की तरह ही हूँ, मेरा भी अंत समय अब आने ही वाला है कुछ सालों बाद या कुछ समय बाद। तो मेरी भी डिज़ायर अब बढ़ती जा रही है किस चीज़ की, नॉलेज को फॉलो करने की। और कैसी वो नॉलेज होगी, बियॉन्ड द अटमोस्ट बाउंड ऑफ ह्यूमन थॉट, यानी ऐसी नॉलेज जो ह्यूमन थॉट के बंधनों के भी परे हो। देखिए, यहाँ तक तो ये अपने आप से बात कर रहे थे, लेकिन अब ये अपने दरबार में अपने दरबारियों से, अपने लोगों से, अपनी प्रजा से बात कर रहे हैं। और उन्हें क्या बता रहे हैं, आइए देखते हैं। दिस इज माई सन, ये मेरा बेटा है। माई ओन टेलीमैकस, मेरा अपना टेलीमैकस। टू होम आई लीव द सेप्टर एंड द आयल, जिसके लिए मैं ये सेप्टर यानी कि मैं राजदंड यानी यहाँ के शासन की जिम्मेदारी छोड़कर जा रहा हूँ, एंड द आयल और इस आइलैंड को छोड़कर जा रहा हूँ। वेल लव्ड ऑफ मी, इसे मैंने बहुत प्यार किया है। डिसर्निंग टू फुलफिल दिस लेबर, और वो पर्याप्त समझदार है, बुद्धिमान है, इतना काबिल है कि वो इस लेबर को यानी यहाँ का शासन संभालने की जिम्मेदारी को उठा सके। बाय स्लो प्रूडेंस टू मेक माइल्ड अ रज्ड पीपल, और वो स्लो प्रूडेंस के साथ यानी कि काफ़ी समझदारी के साथ, जो रगिड, रगिड का मतलब होता है खुरदुरा। तो ये जो रगिड पीपल हैं यहाँ के, यानी कि जो एक तरह से असभ्य या ठीक लोग नहीं हैं, उन्हें वो किस तरह से माइल्ड बनाएगा, उन्हें वो स्लो प्रूडेंस के साथ यानी धीरे धीरे ठीक बनाएगा। एंड दो सॉफ्ट डिग्रीज सबड्यू देम टू द यूजफुल एंड द गुड, और वो उन्हें सॉफ्ट डिग्री से यानी कि काफ़ी धीरे धीरे आराम से जो है वश में करेगा। सबड्यू का मतलब होता है वश में करना, तो उन्हें वश में करेगा किस चीज़ के लिए, उनके भले के लिए, उन्हें यूजफुल बनाने के लिए। तो इसका मतलब यह है कि वो एक शांत तबीयत का राजा होगा, कोई बहुत एग्रेसिव नहीं होगा, बहुत कड़े डिसीजन नहीं लेगा, लेकिन वो सबके भले के लिए काम करेगा। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल कमज़ोर सा राजा हो। मोस्ट ब्लेमलेस इज ही, ये अपने टेलीमैकस के बारे में कह रहे हैं, अपने बेटे के बारे में, कि वो मोस्ट ब्लेमलेस है, यानी उसमें कोई भी बुराई नहीं है। सेंटर्ड इन द स्फीयर ऑफ कॉमन ड्यूटीज, और जो राजा की कॉमन ड्यूटीज होती हैं उनसे वो हमेशा घिरा रहेगा, यानी वो अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भागेगा, बल्कि हमेशा उनसे घिरा रहेगा। डिसेंट नॉट टू फेल इन ऑफिस ऑफ टेंडरनेस, और वो इतना डिसेंट है कि वो फेल नहीं होगा अपनी जिम्मेदारियों को उठाने में। एंड पे मीट एडोरेशन टू माई हाउस होल्ड गॉड्स वैन आई एम गॉन, और जब मैं यहाँ से चला जाऊँगा तो वो क्या करेगा, जो मेरे हाउस होल्ड गॉड्स हैं, यानी जो हमारे घर के जो ईश्वर हैं, गॉड हैं, वो उन्हें एडोरेशन पे करेगा, यानी उनका सम्मान करेगा, जो हमारे रीत रिवाज हैं उनको फॉलो करेगा। ऐसा नहीं है कि जब मैं यहाँ से चला जाऊँगा तो वो इन जिम्मेदारियों को उठाना छोड़ देगा या कोई नया धर्म अपना लेगा, ऐसा भी नहीं है। बल्कि जो हमारे हाउस होल्ड गॉड्स हैं वो उन्हें एडोरेशन पे करेगा। ही वर्क्स हिज वर्क आई माइन, वो अपना काम करेगा और मैं अपना काम करूंगा। देखिए, यहाँ पर वास्तव में यूलिसेस अपना काम छोड़कर जा रहा है, वो राजा है, ये सब करना उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन वो ट्रैवल करने जा रहा है, वो एडवेंचर के लिए जा रहा है, और अपना काम वो दे रहा है टेलीमैकस को, लेकिन कह क्या रहा है कि ही वर्क्स हिज वर्क, यानी वो अपना काम करेगा और मैं अपना काम करूंगा। देयर लाइज द पोर्ट, देखिए अब ये जो है वहां से निकल गए हैं और अपने सैनिकों से, जो योद्धा उनके साथ जो युद्ध पर जाते हैं, जिनके साथ वो आगे की यात्रा पर जा रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। ये थर्ड पार्ट है इस पोएम का। देयर लाइज द पोर्ट, यानी ये सामने पोर्ट है जहाँ पर पानी के जहाज वगैरह खड़े होते हैं। द वेसल पफ्स हर सेल, और जो वेसल है यानी कि जो शिप है, पानी का जहाज है, वो क्या कर रहा है, वो उससे धुआं निकल रहा है, यानी कि अब वो यात्रा करने के लिए तैयार है। देयर ग्लूम द डार्क ब्रॉड सी, और सामने हमारे क्या है, ये डार्क और ब्रॉड सी है।
माई मरीनर्स, देखिए इन्होंने बोला भी कि अपने साथियों के लिए, अपने मरीनर्स के लिए, कि माई मरीनर्स सोल दैट हैव टॉयल्ड एंड रॉट एंड थॉट विद मी। यानी वो अपने मरीनर से कह रहे हैं कि आप लोग वो सोल हैं, वो आत्माएं हैं जिन्होंने मेरे साथ कड़ा परिश्रम किया है, एंड रॉट, और जो मेरे साथ गढ़ी गई हैं, एंड थॉट विद मी, और जो मेरे जैसा ही या मेरे साथ ही सोचती हैं, यानी हम सब एक जैसी बातें सोचते हैं और एक जैसे हैं हम। that ever with a frolic welcome took the thunder and the sunshine, जिन्होंने हमेशा ही एक फ्रॉलिक यानी कि एक उत्साह से भरा हुआ वेलकम किया है, चाहे थंडर हो या फिर सनशाइन हो। देखिए यहाँ पर मेटाफर का इस्तेमाल है। थंडर का मतलब है बुरा या कठिन समय, और सनशाइन का मतलब है अच्छा समय। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मेरे मरीनर वो लोग हैं जिन्होंने अच्छे और बुरे समय का, कठिन और खुशनुमा समय का हमेशा एक तरह से उत्साह के साथ स्वागत किया है। एंड अपोज्ड फ्री हार्ट फ्री फोरहेड्स, और उसका सामना किया है किस तरह से? फ्री हार्ट के साथ और फ्री फोरहेड के साथ, यानी आज़ाद दिल के साथ, खुले दिल के साथ और खुले दिमाग के साथ। यू एंड आई आर ओल्ड, लेकिन अब अंतर है। क्या अंतर है? तुम और मैं अब बूढ़े हो चुके हैं। ओल्ड एज हैथ येट हिज ऑनर एंड हिज टॉयल, लेकिन अब इस बूढ़ी उम्र में भी हमारे पास क्या है? हमारे पास हमारा सम्मान है और हमारा कठिन परिश्रम करने का जज्बा है, हमारी मेहनत है। डेथ क्लोजेज ऑल, हालांकि मृत्यु जो है वो सबको समाप्त कर देती है। बट समथिंग एर द एंड, लेकिन एर का मतलब होता है बिफोर, तो लेकिन फिर भी अभी एंड से यानी मौत से पहले अभी भी कुछ है। सम वर्क ऑफ नोबल नोट मे येट बी डन, यानी कि कुछ नोबल नोट का, यानी कुछ बहुत महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय काम अभी भी किया जा सकता है। मे येट बी डन। नॉट अनबिकमिंग मैन दैट स्ट्रोव विद गॉड्स, और हम लोग ऐसे लोग नहीं हैं, या हम लोग ऐसे लोग नहीं बनेंगे जो गॉड के साथ स्ट्रोव करते हैं, यानी ईश्वर की इच्छा के साथ चलने वाले लोग हम नहीं हैं, बल्कि हम अपना अलग रास्ता अपनी मर्जी से बनाते हैं। द लाइट्स बिगिन टू ट्विंकल फ्रॉम द रॉक, अब देखिए वो क्या कह रहे हैं कि जो लाइट है वो पत्थरों के बीच में से चमकना शुरू हो गई है। इसका मतलब है कि सूरज ढल रहा है और उन पत्थरों के बीच से उसकी रोशनी आ रही है। द लॉन्ग डे वेन्स, जो लंबा दिन था अब वो ढल गया है। द स्लो मून क्लाइम्स, और ये चंद्रमा जो है वो धीरे धीरे आसमान में ऊपर की तरफ चढ़ता जा रहा है। द डीप मून्स राउंड विद मैनी वॉइसेस, और समुद्र के किनारे बहुत सी तरह तरह की आवाज़ें आ रही हैं। यहाँ पर लहरों की, चट्टानों से टकराने की आवाज़ और तेज़ हवाओं की आवाज़ की बात की गई है। कम माई फ्रेंड्स, आओ मेरे साथियों। इट इज़ नॉट टू लेट टू सीक अ न्यूअर वर्ल्ड, अभी भी बहुत देर नहीं हुई है एक नई दुनिया ढूंढने के लिए। पुश ऑफ एंड सिटिंग वेल इन ऑर्डर स्माइट द साउंडिंग फरोज, देखिए यहाँ पर वो अपने साथियों से कह रहे हैं कि इस नाव पर बैठो वेल ऑर्डर में, अच्छे तरीके से, और स्माइट करो। स्माइट का मतलब होता है प्रहार करना। तो जो नाव की पतवार होती है या चप्पू होता है, उससे सराउंडिंग फ्यूरोज यानी कि जो आसपास की लहरें हैं उन पर प्रहार करो, और अपनी हम लोग नाव चलाएंगे। और ऐसा हम क्यों करेंगे? फॉर माई पर्पस होल्ड्स टू सेल बियॉन्ड द सनसेट, अपने उस उद्देश्य को पाने के लिए कि हम कहाँ जाएंगे? सेल बियॉन्ड द सनसेट, हम जहाँ सूरज ढलता है उससे भी आगे की यात्रा करेंगे। तो इससे हमें एक बात यह पता चलती है कि इन लोग पश्चिम की तरफ यानी वेस्ट साइड की ओर यात्रा करने जा रहे हैं। एंड द बाथ्स ऑफ ऑल द वेस्टर्न स्टार्स अंटिल आई डाई, और हम सभी पश्चिमी, सभी वेस्टर्न स्टार्स को आसपास घूमेंगे, उन सब की यात्रा करेंगे जब तक कि मैं मर नहीं जाता। तो इसका मतलब ये भी है कि यूलिसिस की अब वापस इस आइलैंड पे आने का कोई इरादा नहीं है, और जब तक उनकी जिंदगी है तब तक वो यात्रा करते रहना चाहते हैं। इट मे बी दैट द गल्फ विल वॉश अस डाउन, ऐसा हो सकता है कि गल्फ यानी समुद्र जो है वो हमें डुबो दे। इट मे बी वी शैल टच द हैप्पी आयल, और ऐसा भी हो सकता है कि हम हैप्पी आयल को टच करें, यानी हम मरने के बाद अपने स्वर्ग में पहुंच जाएं। एंड सी द ग्रेट एक्लिस whom वी न्यू, और अगर हम इतने खुशकिस्मत रहेंगे कि समुद्र हमें डुबा देगा और हम स्वर्ग में पहुंच ही जाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा? तो हमें देखने को मिलेगा ग्रेट एक्लिस को, जो कि हमारे हीरो हैं, हमारे योद्धा हैं। देखिए आपको वीडियो के शुरुआत में मैंने ट्रॉय वॉर के बारे में बताया था। तो उसके जो सबसे बड़े योद्धा थे, वेस्टर्न वर्ल्ड के जो सबसे बड़े योद्धा हैं,
वो है एक्लिस, जो कि इस युद्ध में मारे गए थे। तो ये वही कह रहे हैं कि और अगर हम हैप्पी आयल पहुंच भी गए तो क्या होगा, हम वहां पर ग्रेट एक्लिस को देखेंगे जिन्हें कि हम जानते हैं। तो इस तरह से हमारे लिए तो ये भी फायदे की बात है कि हमें एक बार फिर से अपने हीरो से मिलने का मौका मिलेगा। दो मच इज टेकन मच अबाइड्स, हालांकि हमसे बहुत कुछ ले लिया गया है लेकिन फिर भी अभी बहुत कुछ हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। एंड दो वी आर नॉट नाउ दैट स्ट्रेंथ विच इन ओल्ड डेज मूव्ड अर्थ एंड हेवन, और हालांकि हम अब वो स्ट्रेंथ नहीं है, हम अब वो ताकत नहीं है जिसने पुराने दिनों में इस धरती और आसमान को हिला दिया था। दैट विच वी आर, लेकिन हम जो हैं सो हैं। देखिए ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन लोग पहले तो बहुत बड़े योद्धा थे, इन्होंने बहुत कारनामे किए हैं अपनी ज़िंदगी में, लेकिन अब ये बूढ़े हो चुके हैं। तो वही ये कह रहे हैं कि हम अब वो स्ट्रेंथ नहीं है जिसने धरती और आसमान को हिला दिया था, लेकिन हम जो हैं सो हैं। वन इक्वल टेम्पर ऑफ हीरोइक हार्ट्स मेड वीक बाय टाइम एंड फेट, हम आज भी वही जाबाज लोग हैं जिसे किसने वीक बना दिया है, समय ने और भाग्य ने। तो हम आज भी वही जाबाज लोग हैं जिसे समय और भाग्य ने कमजोर बना दिया है। बट स्ट्रांग इन विल, लेकिन आज भी हमारी विल स्ट्रांग है, आज भी हमारी इच्छा शक्ति उतनी ही स्ट्रांग है। किस चीज के लिए? टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड, यानी कि चीजों को पाने की इच्छा करने के लिए, संघर्ष करने के लिए, उन्हें पाने के लिए, और हार नहीं मानने के लिए। तो दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि मैं लास्ट में बताऊंगा कि इस इसका क्या संबंध है हेलम की डेथ से। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इन्होंने हेलम की डेथ के 3 हफ्ते बाद इस पोएम को लिखा था। उस वक्त ये बहुत ही ज़्यादा निराश थे टेनिसन, और इस पोएम का यही थीम है कि हमें ज़िंदगी में कभी रुकना नहीं है, हमें अपना संघर्ष जारी रखना है। ज़िंदगी हमें चाहे जितना भी जैसे भी चीज़ें दिखाए, लेकिन हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना है। तो इसी तरह से, क्योंकि हेलम की डेथ में वो बहुत ज़्यादा दुखी थे, तो लेकिन ये उनको मोटिवेट किया था इस पोएम ने कि आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहना है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और आपने अब तक ये चैनल भी सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो अभी कर सकते हैं, और अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।